ये कहानी राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की है। वही आनंदपाल जिसके नाम से एक वक्त पर राजस्थान में नेताओं की आवाज धीमी हो जाया करती थी। वो आनंदपाल जो किसी के लिए रॉबिन हुड था, जो जातीय अपमान के खिलाफ खड़ा हुआ और सिस्टम से भिड़ गया, तो कईयों के लिए वो खालिस दहशत था, जिसकी पहचान हत्या, वसूली, अपहरण और गैंग वॉर थी। ये वो आनंदपाल है जिसे आज के संगठित अपराध का मास्टरमाइंड कहा जाता है। जिस तरह से उसने गैंग बनाए, छोटे छोटे गिरोहों को जोड़कर नेटवर्क खड़ा किया, जेल के भीतर से अपराध चलाया, डर को ताकत में बदला। कई कहते हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई जो आज कर रहा है, उसी का वो अघोषित गॉडफादर है, क्योंकि लॉरेंस या आज के जितने भी अपराधी हैं, उन्होंने आनंदपाल से ये सारी कलाएं सीखी हैं। हालांकि आनंदपाल की कहानी सिर्फ बंदूक और खून की नहीं है। ये उस आदमी की भी कहानी है जो पढ़ाई का शौकीन था, जिसने बीएड किया, टीचर बनना था, जिसके पिता उसकी कदकाठी को देखकर उसे फौज की वर्दी में देखना चाहते थे, जो पंचायत चुनाव में सिर्फ 2 वोट से हारा, राजनीति में जगह ढूंढता रहा और आखिरकार अपराध की दुनिया के सबसे शिखर पर पहुंचा। ये वो आदमी है जिसकी मौत ने राजस्थान की सियासत को हिला दिया, सड़कों पर भीड़ उतार दी, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और अदालत को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि यह मौत सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं थी, यह सिस्टम की परीक्षा थी। आनंदपाल की कहानी किसी नायक खलनायक की नहीं है। आनंदपाल की कहानी उस आदमी की है जिसने जीने और मरने दोनों में राजस्थान को बेचैन कर दिया था। आनंदपाल की कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे क्राइम बुक चैनल से आप जुड़ेगा। अगर आप क्राइम की कहानियों के शौकीन हैं तो फिर हर रोज यहां पर आपको एक कहानी मिलेगी, वो कहानी जो आप सुनना चाहते हैं, जिसे आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो घंटी बजा दीजिएगा। घंटी से लोग कहते हैं कि वीडियो जल्दी पहुंच जाता है। खैर, शुरुआत करते हैं शुरू से। आनंदपाल की शुरुआत जो है वो किसी गोली से नहीं होती, किसी धमाके से नहीं होती, किसी एनकाउंटर से नहीं होती। इसकी शुरुआत उस सामाजिक जमीन से होती है जहां बराबरी कागजों में लिखी जाती है लेकिन असल जिंदगी में तौली जाती है। यह जमीन है राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील, जहां खेल, जाति, रिश्ते और पहचान एक दूसरे से अलग होकर नहीं चलते। 31 मई साल 1975 को इस इलाके में आनंदपाल सिंह का जन्म हुआ। परिवार साधारण किसान परिवार था। कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई पुराना झगड़ा नहीं। घर का माहौल जो था वो अनुशासन वाला। पिता हुकुम सिंह उस पीढ़ी के आदमी थे जिसके लिए सेना और सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक थे। उनका सपना था कि बेटे की जो कदकाठी है उस हिसाब से वो फौज में जाए, देश की सेवा करे, वर्दी पहने, नियमों में रहे और समाज में सिर उठाकर चल सके। आनंदपाल पढ़ाई में औसत से बेहतर था। हालांकि वो कोई असाधारण मेधावी छात्र नहीं था, लेकिन वो पढ़ाई से भागने वाला भी नहीं था। उसने 12th पास किया, फिर बीएड किया, जो उस दौर में ग्रामीण राजस्थान में आसान बातें नहीं थी। आनंदपाल किताबें पढ़ता, अंग्रेजी समझता था, बोल लेता था, खुद को अपने आसपास के युवकों से अलग महसूस करता था। शिक्षक बनना उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि पहचान का रास्ता था, क्योंकि उसकी नजर में यह ऐसा पेशा था जिसमें लोग बात सुनते हैं। लेकिन यहीं एक फर्क दिखाई पड़ता है। उसका परिवार एक स्थिर और सुरक्षित जीवन चाहता था, लेकिन आनंदपाल दबदबा चाहता था, प्रभाव चाहता था, दबाव चाहता था। उसे सिर्फ सुरक्षित नहीं रहना था, उसे दिखना था, सुना जाना था, माना जाना था, और यह चाह धीरे धीरे उसके भीतर बेचैनी इकट्ठा करती गई। इसी बेचैनी ने उसे राजनीति की तरफ मोड़ दिया। ग्रामीण राजस्थान में पंचायत चुनाव सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होते, वे सामाजिक शक्ति दिखाने का मंच होते हैं। आनंदपाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीता, और ये उसकी पहली सार्वजनिक जीत थी। पहली बार उसे लगा कि लोग उसके नाम पर वोट करते हैं, उसकी मौजूदगी मायने रखती है, उसकी बात सुनी जाती है। यह एहसास नशे जैसा था। इसके बाद उसने प्रधान पद का चुनाव लड़ा। नतीजा आया और वो 2 वोटों से हार गया, सिर्फ 2 वोट से। राजनीति में 2 वोट का अंतर अक्सर तकनीकी माना जाता है, लेकिन आनंदपाल के लिए यह एक चेतावनी थी।
उसे साफ दिख गया कि सत्ता सिर्फ पढ़ाई या मेहनत से नहीं मिलती, यहाँ जातीय समीकरण, पुराने नेटवर्क और दबंगई भी बहुत कुछ तय करते हैं। और यहीं से सिस्टम के प्रति उसका भरोसा दरकने लगा। इसी टूटे भरोसे के नीचे एक पुराना जख्म भी था। 1992 में उसकी शादी के दौरान बिंदोरी निकालने को लेकर जातीय आपत्ति उठी। घोड़ी पर बैठने से उसे रोका गया। माहौल तनावपूर्ण हुआ। विरोध के बाद घोड़ी तो निकली, लेकिन अपमान अंदर रह गया। ये घटना बाहर से देखने पर एक सामाजिक विवाद लग सकता है, लेकिन आनंदपाल के लिए ये सार्वजनिक अपमान था। उस दिन उसने पहली बार यह समझा कि बराबरी कानून से नहीं मिलती, बराबरी ताकत से मिलती है। ये सोच अचानक नहीं पैदा हुई, ये धीरे धीरे जमा हुआ वो आक्रोश था जो सही मौके की तलाश में था। पंचायत चुनावों में हार और सामाजिक अपमान के बाद आनंदपाल को यह लगने लगा कि राजनीति में आगे बढ़ने के रास्ते उसके लिए सीमित हैं। पंचायत और ब्लॉक से ऊपर जाने के लिए जिन समीकरणों की जरूरत है वो उसके पास नहीं है। इसी दौर में उसने अवैध शराब तस्करी की तरफ कदम बढ़ाया। यह फैसला अचानक नहीं था। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में शराब तस्करी लंबे समय से पैसा और प्रभाव दोनों का साधन रही। शुरुआत छोटे स्तर पर हुई, स्थानीय सप्लाई और सीमित नेटवर्क से, लेकिन आनंदपाल जल्दी सीखता था। उसे पता था कहां पुलिस ढीली है, कहां रास्ते खुले हैं और कहां से पैसा आता है। धीरे धीरे वो कानून की सीमा के बाहर चला गया। यही वो बिंदु था जहां से वापसी आसान नहीं रहती। 2006 के आसपास आते आते ये साफ हो गया कि आनंदपाल के लिए अपराध अब सिर्फ पैसे का जरिया नहीं रहा, यह प्रभाव और नियंत्रण का भी औजार बन गया था। शराब से आया पैसा अब इधर उधर नहीं जाता, बल्कि रणनीति के तहत लगाया जाता। युवकों की भर्तियां होती, हथियार जुटाए जाते और हर उस रास्ते, हर उस गांव, हर उस बाजार पर नजर रखी जाती जहां से पैसा, रसूख या फिर डर पैदा किया जा सकता था। आनंदपाल खुद सामने कम आता, लेकिन उसका नाम हर जगह मौजूद रहने लगा। उसने समझ लिया कि अपराध में दिखना नहीं, दिखाया जाना ज्यादा असरदार होता है। उसने गैंग को एक साथ नहीं परतों में बनाया। छोटे गिरोह, स्थानीय चेहरों, अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी और ऊपर एक आदेश। इसका फायदा बड़ा स्पष्ट था। पुलिस जब तक एक कड़ी पहुंचती, दूसरी कड़ी सक्रिय रहती। यही वजह थी कि उसका नेटवर्क जल्दी फैला और टूटना मुश्किल हो गया। इस दौर में अपराध सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो रोजमर्रा का माहौल था। गांवों में लोग रात को जल्दी दरवाजे बंद करने लगे, बातचीत में नाम लेने से कतराने लगे और ऊपर से आया आदेश जैसी बातें बड़ी आम हो गई थी। इसी दौर में स्थानीय टकराव भी खुलकर हिंसा में बदलने लगा। उसका विवाद जीवन राम गोदारा से निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, जो कभी उसका बेहद करीबी माना जाता था। जमीन, शराब के रूट और पंचायत स्तर की राजनीति के साथ जातीय दबाव, इन सब ने मिलकर इस रिश्ते को दुश्मनी में तब्दील कर दिया। और फिर हुई गोदारा की हत्या। गोदारा की हत्या सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं थी, ये पूरे इलाके के लिए संदेश थी कि खेल के नियम बदल गए थे। नागौर से लेकर सीकर तक गांवों में डर फैल गया था। लोग समझ गए थे कि अब व्यक्तिगत झगड़ों का दौर नहीं है, संगठित हिंसा का दौर शुरू हो गया। इसके बाद आनंदपाल के खिलाफ मामलों की सूची जो है वो बढ़ती जा रही थी। हत्या, अपहरण, वसूली, गैंगवार। लेकिन पैटर्न बड़ा साफ था, वो सामने नहीं आता, आदेश ऊपर से ही आते। इससे दो फायदा था। पहला, सीधे सबूत कम बन रहे थे। दूसरा, डर ज्यादा फैल रहा था। रात में गोलियां चलती, सुबह खामोशी छा जाती। लोग सवाल पूछने से ज्यादा चुप रहना प्रेफर कर रहे थे। इसी दौर में उसकी सार्वजनिक छवि भी जानबूझकर गढ़ी गई। वो मीडिया से भागता नहीं था। काला चश्मा, लेदर जैकेट और बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में आत्मविश्वास से एक रवैया दिखाता। वो सब कुछ कर रहा था और डर को स्टाइल, एटीट्यूड, स्वैग में बदल रहा था। कहने वाले कहते हैं कि वो उस दौर में संजय दत्त की फिल्मों को देखकर बड़ा इंस्पायर था। संजय दत्त ने जो काम फिल्मों में किया था, आनंदपाल उसे असल जीवन में दिखाना चाहता था। आनंदपाल को लेकर सोशल मीडिया पर पेज बनने लगे। कुछ लोग उसे जातीय सम्मान के प्रतीक के तौर पर देखने लगे, कई ऐसे जो उसे अपराध का चेहरा मान रहे थे। लेकिन दोनों पक्ष एक बात को लेकर सहमत थे कि आनंदपाल का नाम कोई भी हल्के में नहीं ले रहा था। इसके बाद 2015 में टकराव जेल की चारदीवारी के भीतर पहुंच गया। बीकानेर सेंट्रल जेल के अंदर गैंगवार हुआ और आनंदपाल घायल हो गया। इससे साफ हो गया कि जेल भी अब उसके लिए सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं रही। उसी साल नागौर कोर्ट पेशी के बाद पुलिस वैन पर हमला हुआ, एक पुलिसकर्मी मारा गया और आनंदपाल फरार हो गया। ये राज्य के लिए खुली चुनौती थी।
अब मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, प्रतिष्ठा का भी बन चुका था। इस फरारी के बाद दबिशें तेज हुई, इनाम बढ़ा, राजस्थान से बाहर भी तलाश शुरू हुई। हरियाणा आसपास के इलाकों तक पुलिस पहुंची, लेकिन आनंदपाल हाथ नहीं आया। उसका नेटवर्क अब इतना फैल गया था कि सूचना कई परतों से होकर आती। इसी दौर में कई विश्लेषकों ने कहना शुरू किया कि आनंदपाल ने अपराध को सिस्टम बना दिया है। कई बड़े नेता उसकी जेब में हैं, कई बड़े ऐसे हैं जिनके लिए उसने काम किया और इसीलिए वो पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि लोग बदल रहे हैं लेकिन सिस्टम वही है। हालांकि 2016 के अंत तक हालात इस मोड़ पर पहुंच गए थे कि आनंदपाल को पकड़ना सिर्फ पुलिस का ऑपरेशन नहीं बल्कि राज्य की साख का सवाल बन गया था। दबिशें तेज हुई, मुखबिर सक्रिय थे और उसके करीबियों पर निगरानी कड़ी थी। 24 जून 2017 की अमावस की रात चूरू जिले के मालासर गांव में पुलिस को पुख्ता सूचना मिली। गांव घेरा गया, लाउडस्पीकर से सरेंडर की अपील हुई। पुलिस का आधिकारिक बयान यही रहा कि अंदर से फायरिंग हुई, हमने कार्रवाई की और उसमें आनंदपाल मारा गया। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। परिवार ने शव लेने से इंकार कर दिया, विरोध शुरू हुआ, सड़कों पर भीड़ उतरी, मामला सीबीआई तक पहुंचा। शुरुआती क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद असंतोष बना रहा। अदालत में सवाल उठने लगे, फायरिंग की दूरी को लेकर, खो-खो की स्थिति को लेकर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहियों पर। और आखिरकार 24 जुलाई 2024 को सीबीआई कोर्ट जोधपुर ने आदेश दिया कि यह मामला एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या की श्रेणी में आता है। 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अगर वो सरेंडर कर चुका है तो उसे मारना कानूनन सही नहीं है। यानी आनंदपाल ने सरेंडर किया था और पुलिस ने मार दिया था। सरेंडर को लेकर कई कहानियां हैं, जिसमें अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कभी उसके एनकाउंटर और उसके सरेंडर की कहानियां भी आप डिटेल्ड व्याख्या में आपको सुनाएंगे। कई अलग अलग थ्योरीज निकल कर वहां आई हैं। कुल मिलाकर कहें तो आनंदपाल अपराधी था, ये तथ्य रिकॉर्ड पर है। लेकिन उसके मौत के बाद जो हुआ उसने दिखाया कि कभी कभी एक व्यक्ति की कहानी पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देती है। आनंदपाल की कहानी समर्थन नहीं मांगती, सहानुभूति भी नहीं। ये सिर्फ याद दिलाती है कि जब अपराध और व्यवस्था आमने सामने आते हैं तो सबसे लंबी लड़ाई अक्सर कब्र के बाद शुरू होती है। और आनंदपाल की भी लड़ाई उसकी मौत के बाद से चलती है। हालांकि आज भी राजस्थान में कई ऐसे हैं जो आनंदपाल को अपना हीरो मानते हैं और कई ऐसे हैं जो उसके जाने के बाद राहत की सांस लेते नजर आते हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम उसके एनकाउंटर में आता है और कई ऐसे हैं जो शुक्र मनाते हैं कि आनंदपाल नहीं रहा, जिससे उनके राज जो हैं वो भी सुरक्षित रहे। आनंदपाल की जिंदगी के किसी एक हिस्से को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली स्टोरी में हम आपको वो किस्सा भी सुनाएंगे। फिलहाल क्राइम बुक से जुड़िएगा और ऐसे तमाम कहानियों का आनंद लेते रहिएगा।